हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला, निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जाखेपाल रोड सुनाम उद्यम सिंह वाला की तरफ से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस कंडक्ट कर रही हूँ। हमारी जो आपके डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के जो DECE 1 कोर्स है, DECE 2 कोर्स की क्लासेस जो हैं वो हमने कंडक्ट की हैं। अब हमारी DECE 3 और DECE 4 की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके बाद क्या है, हमारी DECE 3 की क्लास इससे पहले हमने कंडक्ट की थी। उसके बाद हमारी अब DECE 4 की क्लास है। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने जो कोई बच्चों की थोड़ी बहुत लर्नर्स की कोई क्वेरीज थी उसको हमने क्लियर किया था, मेनली जो कि आपके वीडियोस को लेके थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि अगर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तभी मैं आपको, अगर तभी आंसर नहीं दे पाऊँगी, आपको बाद में भी मैं आंसर उसका दे सकती हूँ हमारी नेक्स्ट क्लास में। हमारी आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार जो क्वेरीज़ वगैरह हैं स्टूडेंट्स की वो एक बार रिजॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट ने और क्वेश्चन किया है कि मैम क्या ये बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट वर्क है ये दिसंबर स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट्स ने अभी अपना प्रोजेक्ट वर्क सबमिट नहीं करवाया है, ठीक है, वो किसी भी बैच के हैं स्टूडेंट्स, उनको सेम गाइडलाइंस फॉलो करनी है जो अभी नई अवेलेबल हैं गाइडलाइंस। ठीक है, जब भी कोई नई गाइडलाइंस या कोई नई चीज़ अप्लाई होती है तब वो सारे वो स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होती है। सारे उन स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होती हैं वो गाइडलाइंस जिन्होंने अभी तक वो काम नहीं किया होता है। ठीक है, तो आप चाहे 2020 बैच के हैं, 21 के हैं, 22 के हैं, 23 के हैं, 24 के हैं, 25 के हैं, चाहे आपका प्रोजेक्ट वर्क पहले फेल हो गया था, चाहे कॉपी केस हो गया था, चाहे आपने अभी तक सबमिट नहीं किया है, वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सेम गाइडलाइंस को ही फॉलो करेंगे। आज की क्लास में हम जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन थे कि हिंदी में जो गाइडलाइंस आई हैं वो आप हमें बता दीजिए, और अनेक्शर्स को कैसे फिल करना है, कौन से अनेक्शर्स फिल करने हैं। ऑलरेडी हम चैनल के ऊपर एक हमारी वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं
पर फिर भी स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ। पहले नई गाइडलाइंस को हमें देखना कैसे है वो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि आप अपना गूगल खोलिएगा, वहाँ पर जाके आप ऐसे टाइप करिएगा, मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ निर्माण कैंपस सुनाम। ओके, यहाँ पर ये निर्माण कैंपस की साइट है, इसको हम ओपन कर लेंगे। इसके बाद जब आप नीचे जाकर देखेंगे, स्क्रॉल कीजिए, उसके बाद यहाँ पर नीचे जहाँ पर लिखा हुआ है इग्नो स्टडी सेंटर, 2299, इसके नीचे स्टूडेंट जोन निर्माण कैंपस है। उसके बाद है इसके नीचे DECE 4 एडिशनल गाइडलाइंस फॉर प्रोजेक्ट वर्कर सॉरी उन लर्नर्स के लिए है जिन्होंने जनवरी 25 और जुलाई 25 में एनरोल किया है मेनली, ठीक है, या उन लर्नर्स के लिए है जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट वर्क अभी तक सबमिट नहीं किया है। अगर आप लोग अपना प्रोजेक्ट वर्क दिसंबर 25 में देना चाहते हो या उसके बाद देना चाहते हो तो आपको ये सेम गाइडलाइंस को ही फॉलो करना पड़ेगा। गॉट इट? एक बार हम इनको गाइडलाइंस को मैं आपको यहीं से ओपन करके बताती हूँ। आप यहाँ से इन गाइडलाइंस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपकी गाइडलाइंस जो हैं वो डाउनलोड हो गई हैं। हमारी ये जो एडिशनल गाइडलाइंस हैं ये 25 अगस्त 2025 को रिलीज़ हुई थी। इंग्लिश की गाइडलाइंस जो हैं वो इसमें 1 to 8 पेज नंबर पर है और हिंदी की गाइडलाइंस 9 to 18 पेज नंबर पर है, ठीक है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो सबसे पहले अनेक्शर्स की बात हम करेंगे। इनको कैसे फिल करना है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे आपको कौन कौन से अनेक्शर्स ऐसे हैं जो आपको नए लगाने हैं और कौन से अनेक्शर्स ऐसे हैं जो आपको आपकी मैनुअल फाइल में से ही लगाने हैं। अभी आपका अनेक्शर 1A है रिवाइज्ड, ये आपको जो अभी नया आया है ये वाला अनेक्शर लगाना है। इसमें क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनल एंड ड्यूली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। ये सर्टिफिकेट है कि आपने अपना प्रोजेक्ट वर्क ओरिजिनल कंप्लीट किया है। और इसको सर्टिफाई कौन करेगा? जिस स्कूल में आप काम करेंगे वहाँ का प्रिंसिपल या वहाँ का जो भी कोई इंचार्ज होगा वो इसको सर्टिफाई करेगा। कहते कि आई सर्टिफाई दैट लर्नर मिस्टर मिसिज और मिस जो भी हैं आप उसको टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका नाम आएगा विद एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा। हैज़ डन द प्रोजेक्ट वर्क फॉर द स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन फॉर अ टोटल ऑफ, कितने डेज़ के लिए आपने काम किया, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क था टोटल वो 30 डेज़ का था, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि हमने अगर आपने शुरू किया, मान लीजिए 1 सितंबर को शुरू किया तो आप वहाँ पर ये लिख देंगे कि 30 सितंबर तक जी हमने काम किया, पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि 30 सितंबर तक आपने काम किया, क्योंकि बीच में सैटरडे संडेज आएंगे, कई इंस्टीट्यूट सैटरडे को भी बंद होते हैं।
ठीक है, तो जितने भी डेज में आपने कंप्लीट किया, हो सकता है आपने 45 डेज में कंप्लीट किया, हो सकता है आपने कोई बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो आपको ज़्यादा टाइम लग गया हो कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो आपको जितना भी टाइम लगा है वो आप यहाँ पर ज़रूर मेंशन कीजिए कि कितने डेज आपको लगे हैं काम करने में। अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ मिस्टर, मिसिज और मिस, है ना, किसकी सुपरविजन के अंडर आपने किया, वहाँ यहाँ पर आप टिक कर दीजिए, वो मिस्टर है, मिसिज है या मिस है। यहाँ पर आप गाइड का नाम लिखेंगे, जो भी आपने गाइड सेलेक्ट की है, जिसके साथ आपने क्लास में फेस 1 जिसको करते हुए ऑब्जर्व किया था, और फेस 2 जब आपने किया था तब गाइड ने आपको ऑब्जर्व किया था, और फेस 3 जबकि गाइड ने आपको ऑब्जर्व किया था। उसके बाद है नेम ऑफ द नर्सरी स्कूल फुल एड्रेस। कौन सा नर्सरी स्कूल था जिसमें आपने काम किया था, यहाँ पर आप उसका नाम लिख दीजिएगा। फ्रॉम दिस, कोई भी जो भी आप नर्सरी स्कूल था नाम लिखना है, और साथ में सिटी ज़रूर लिखनी है जहाँ पर आपने काम किया था। पूरा एड्रेस लिखना है उसका स्कूल का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फ्रॉम डैश, स्टार्टिंग डेट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, कौन सी डेट से आपने प्रोजेक्ट वर्क को स्टार्ट किया था, ठीक है। वो डेट आप यहाँ पर लिखिएगा विद ईयर विद मंथ, और यहाँ पर टू डैश मतलब कौन सी डेट को आपका प्रोजेक्ट वर्क जो था वो ख़त्म हुआ था, वो आप यहाँ पर लिखिए। The following details above provided by the guide are correct। अब ये जो नीचे की सारी चीज़ें हैं ये एक गाइड जो है उसके बारे में फिल करेंगे हम, वो सारी करेक्ट हैं, होनी चाहिए। यहाँ पर आ जाएगी डेट, ये उस दिन की डेट आएगी जिस दिन आप ये सर्टिफिकेट फिल करेंगे। प्लेस, कहाँ पर आपने ये सर्टिफिकेट को फिल किया। उसके बाद है नेम एंड सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल और इंचार्ज ऑफ नर्सरी स्कूल और प्री स्कूल। फिर यहाँ पर जब आप नेम और सिग्नेचर यहाँ पर लिखेंगे, साइड पे क्या नाम है और उनके साथ में सिग्नेचर, और नीचे यहाँ पर स्कूल की स्टैम्प भी लगेगी।
उसके बाद है टू बी सर्टिफाइड बाय द गाइड हु इज़ सुपरवाइजिंग द प्रोजेक्ट वर्क ऑफ द लर्नर इन द नर्सरी स्कूल। कहते कि जो आपका गाइड आपको सुपरवाइज करेगा प्रोजेक्ट के लिए, है ना, लर्नर को प्रोजेक्ट वर्क के लिए जो गाइड सुपरवाइज कर रहा है नर्सरी स्कूल में, ये उसके द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। आई सर्टिफाई दैट, यहाँ पर आएगा, आप अपनी तरफ से फिल करेंगे। आई सर्टिफाई दैट द लर्नर मिस्टर मिसिज और मिस, आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर जो है वो आएगा। कंप्लीटेड द फॉलोइंग टास्क अंडर माई गाइडेंस। ठीक है, यहाँ पर टीचर ये बता रही है कि उन्होंने ये काम मेरी गाइडेंस के अंडर फिल कर लिया है और सुपरविजन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट वर्क के ड्यूरिंग उन्होंने ये काम जो है मेरी सुपरविजन के अंडर कंप्लीट कर लिया है। द लर्नर ने क्या क्या किया है? Observed and analyzed my work with the children for 5 days in phase 1. उन्होंने कहा कि उन्होंने वर्क को ऑब्जर्व कर लिया है फेज 1 में 5 दिनों के लिए, जो मैंने बच्चों के साथ काम किया। ये सारा जो है टिक मार्क यहाँ पे टीचर कर देगी। ठीक है, फिर दूसरा है प्लान्ड एंड कंडक्टेड 30 एक्टिविटी सेशंस इन फेज 2 विच वर ऑब्जर्व्ड एंड इवेलुएटेड बाय मी। ठीक है, कि 30 एक्टिविटी सेशंस जो हैं वो फेज 2 में स्टूडेंट ने प्लान किए और कंडक्ट किए मेरे अंडर, और मैंने उनको ऑब्जर्व किया और इवेलुएट भी किया। उसके बाद है हमारा थर्ड प्लान्ड क्यूरिकुलम। क्यूरिकुलम को प्लान किया फेज 3 में 5 दिनों के लिए। फिर उसके बाद जो एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी थी फेज 3 में 15 to 20, वो एक्टिविटीज़ उन्होंने प्लान की और कंडक्ट की, जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया और उनको इवेलुएट भी किया। उसके बाद है हमारा कि हमने लर्नर ये भी कंफर्म करेगा कि फ़ेज़ 2 में उसने जो 30 एक्टिविटी सेशंस हैं उनकी रिपोर्ट लिखी है। फिर फ़ेज़ 3 में 15 मिनिमम और मैक्सिमम 20 एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पर कंडक्ट कर दी हैं।
उसके बाद है कि आपने सारी 30 एक्टिविटीज़ फ़ेज़ 2 में जो की और फ़ेज़ 3 में 15 to 20 एक्टिविटीज़ जो की हैं, बच्चों के साथ काम किया है जब आपने प्री स्कूल में जाके, चाइल्ड केयर सेटिंग में जाके, तो उसकी वीडियोस भी आपने रिकॉर्ड की हैं। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये उनके द्वारा टिक होने चाहिए। उसके बाद है हमारा कि गाइड कह रहा है कि उसने मुझे काम को शुरू करने से पहले इन्फॉर्म किया था। काम को शुरू करने से पहले उसने मुझे इन्फॉर्म किया था कि परमिशन ली थी कि मैम, मैं प्रिंसिपल से परमिशन ली थी, जो नर्सरी स्कूल का प्रिंसिपल है उनसे परमिशन ली थी। और बच्चों की फैमिली से परमिशन ली थी वीडियोस को रिकॉर्ड करने की, और ये भी कहा था कि ये जो वीडियोस हैं वो किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं होंगी। फिर बच्चा जो है, जो लर्नर है, वो डेली अपना जो काम था वो मेरे साथ शेयर करता था अप्रूवल के लिए और इवैल्यूएशन के लिए। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो लर्नर, जो गाइड है आपका, वो टिक करेगा कि आपने ये काम किया है। फिर नीचे है आई सर्टिफाई दैट द वर्क ऑफ द लर्नर इज हर और हिज ओरिजिनल वर्क। ठीक है, ये गाइड कह रहा है कि जो लर्नर है ये उसका ओरिजिनल काम है जो उसने किया है और मेरी सुपरविजन के अंडर किया है। इवैल्यूएशन शीट जो कि आपका अनेक्शर 3A है, उसके ऊपर मैंने ही सारे मार्क्स जो हैं वो लगाए हैं। वो किसी भी और सोर्स से कॉपीड नहीं है। I understand that IGNOU may confirm the authenticity of learners' project work with me through telephone और email। कहते कि मैं ये समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ, जो आपका गाइड है, कि इग्नो जो है वो लर्नर के प्रोजेक्ट वर्क की ऑथेंटिसिटी कभी भी मेरे साथ जो है चेक कर सकते हैं ईमेल या फ़ोन के थ्रू। उसके बाद ये डेट, जिस दिन आपने ये चीज़ साइन करवाई है टीचर से, वो डेट आएगी। ठीक है, और प्लेस कहाँ पर साइन करवाई है, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द गाइड एट द नर्सरी स्कूल,
फिर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ऑफ द गाइड। गाइड का ही फ़ोन नंबर आएगा और गाइड की ही ईमेल आईडी आएगी। गाइड का यहाँ पर नाम और उनके सिग्नेचर्स। फिर उसके बाद नीचे प्रिंसिपल का नाम और सिग्नेचर, और जो नर्सरी स्कूल हैं या उनके सिग्नेचर इंचार्ज के, या प्री स्कूल के किसी के भी इंचार्ज या प्रिंसिपल हैं उनके सिग्नेचर्स, और स्कूल की जो स्टैम्प है वो यहाँ पर जाएगी। इसके बाद है हमारा रिवाइज्ड अनेक्शर 1B। ये भी जो आपका नया है वही आप इसमें फिल करेंगे। इसके बाद है हमारा जो प्रोजेक्ट मैनुअल में 1B है उसकी बजाय आपको ये फिल करना है। सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय लर्नर ऑफ ओरिजिनल एंड ड्यूली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट वर्क। ये जो आपका एनेक्शर 1B है, कहते कि ये लर्नर द्वारा सेल्फ सर्टिफिकेशन होगी कि ऊपर वाला जो था उसमें गाइड द्वारा थी सर्टिफिकेशन कि आपने ओरिजिनल काम किया है और अपना प्रोजेक्ट वर्क जो है वो खुद से कंप्लीट किया है। अब क्या है, ये आपने खुद ने फिल करना है, ठीक है। आई सर्टिफाई दैट आई, यहाँ पे आपका नाम आएगा विद एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा। जिन्होंने प्रोजेक्ट वर्क किया है, मैंने कितनी देर के लिए किया है, टोटल ऑफ कितने डेज के लिए किया है, अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ, यहाँ पर गाइड का नाम आएगा और गाइड के स्कूल का नाम और उनका फुल एड्रेस आएगा। कौन सी डेट से स्टार्ट किया है, यहाँ पर ये डेट आएगी, और कौन सी डेट को आपने प्रोजेक्ट वर्क जो है वो ख़त्म किया है। उसके बाद ये सारी चीज़ें भी आपने सर्टिफाई करनी है। I completed the following task for project work. I have analyzed 5-day observations of the preschool teachers work. उन्होंने कहा कि मैंने 5 दिन जो प्री स्कूल का टीचर का काम था प्री स्कूल की, उनको ऑब्जर्व किया जो कि वो फेज़ 1 में बच्चों के साथ कर रही थी। फिर उन्होंने 30 एक्टिविटी सेशंस को फेज़ 2 में प्लान किया और कंडक्ट किया सुपरवाइज़र की गाइडेंस के अंडर, यानी कि गाइड की गाइडेंस के अंडर। फिर उन्होंने 3 फेस में 5 दिनों के लिए क्यूरिकुलम को प्लान किया। उसके बाद उन्होंने फेज़ 3 में जो एक्टिविटी सेशंस कंडक्ट करने थे उनको उन्होंने प्लान किया और कंडक्ट किया। फिर उन्होंने फेज़ 2 में जो 30 एक्टिविटी सेशंस किए थे उनकी रिपोर्ट्स को लिखा, और फेज़ 3 में जितने भी एक्टिविटी सेशंस किए थे उनकी रिपोर्ट को लिखा। फिर उन्होंने सारा जो वर्क किया था उनको शेयर किया मेरे साथ।
सॉरी, लर्नर कह रहा है कि फिर मैंने जो सारा वर्क किया था वो सुपरवाइज़र के साथ मैं रेगुलरली अप्रूवल के लिए शेयर करता था और इवैल्यूएशन भी लेता था उनसे। ठीक है, फिर मैंने सारे एक्टिविटी सेशंस जो बच्चों के साथ किए थे उनकी वीडियोस भी रिकॉर्ड की हैं। 30 एक्टिविटीज़ फ़ेज़ 2 के और फ़ेज़ 3 के 15 से 20 एक्टिविटीज़। और वीडियोस रिकॉर्ड करने से पहले मैंने बच्चों के पेरेंट्स की परमिशन ली थी और स्कूल के प्रिंसिपल और इंचार्ज की परमिशन ली थी कि मैं ये वीडियोस को किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं करूँगा। मैंने ये वीडियोस को यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है और लिंक प्रोवाइड किया है पोर्टल का, या फिर मैंने प्रोजेक्ट फाइल को पोर्टल 1 पे अपलोड नहीं कर सकता था। मैंने हार्ड कॉपी जो है प्रोजेक्ट फाइल की वो सबमिट कर दी है, और जो अपलोडेड वीडियोस का लिंक है जो कि प्रोजेक्ट फाइल की हार्ड कॉपी में मैंने लिख दिया है उसके फर्स्ट पेज के ऊपर। इसमें से आप टिक करिएगा जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। आपने जो भी कुछ किया है, अगर 7A किया है, मतलब अगर आपने यूट्यूब पर अपलोड की है तो आप यूट्यूब का लिंक डाल सकते हैं। अगर आपने अगर आपने हार्ड फाइल में पेन ड्राइव वगैरह लगाई है, वीडियोस अगर अपलोड किए हैं तो उसके लिंक लिखे हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। कहते कि मैंने सर्टिफाई किया है कि ये हमारा ओरिजिनल वर्क है और मैंने किसी भी सोर्स से कॉपी इसको नहीं किया या इंटरनेट से कॉपी नहीं किया या किसी भी और स्टूडेंट के उसको कॉपी नहीं किया। जो हमारे अनेक्शर नंबर 3A में सुपरवाइज़र ने मार्क्स दिए हैं वो भी मैंने अटैच कर दिया है। मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ कि अगर मेरा काम कॉपी मिला तो अप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो यूनिवर्सिटी ले सकेगी। इसके बाद यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी, कौन सी डेट को आपने ये फॉर्म फिल किया, प्लेस, कौन सी जगह पे आपका नाम और आपके सिग्नेचर्स आ जाएंगे। इसके बाद है आपका अनेक्शर 7। इसी में ही आपको, इसी अनेक्शर के साथ आपको जो टीचर की क्वालिफिकेशन के सारे सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको यहाँ पर अटैच करने हैं। अगर उनका कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पर अटैच करें। उसके बाद है कि हमने इसमें क्या करना है। वो कहते हैं कि इस पेज नंबर, ये जो डॉक्यूमेंट है इसके पेज नंबर 3-4 के ऊपर जो क्राइटेरिया मेंशन है, जो नीचे सारी डिटेल्स गाइड की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपको फिल करनी है, और गाइड उसको सेल्फ सर्टिफाई भी करे। ठीक है, और मतलब गाइड उसके ऊपर काउंटर साइन करे या स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर से उसको सर्टिफाई करवाया जाए। वो ऐसे नहीं कि आपने गाइड से लिया उनको और उन क्वालिफिकेशंस को आपने गाइड से लेके
ऐसे ही वहाँ पर लगा दिया फाइल में। वो गाइड द्वारा भी सर्टिफाई होना चाहिए और उसके बाद जो कोऑर्डिनेटर है स्टडी सेंटर का या स्कूल का प्रिंसिपल है उसके द्वारा भी ये जो है वो सारा साइंड होना चाहिए। लर्नर जो है इस एनेक्शर को गाइड के साथ शेयर करेगा, फिर उनका प्रोजेक्ट फाइल में कंप्लीट किया हुआ एनेक्शर जो है वो अटैच करेगा। यहाँ पर गाइड का नाम आएगा जो आपकी सुपरवाइजर है। उसके बाद आप यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे कि गाइड की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। फिर आप जो उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसकी फ़ोटोकॉपी भी इस एनेक्शर के साथ अटैच करेंगे अगर पॉसिबल है। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्री स्कूल एजुकेशन में गाइड ने अगर कोई अटेंड किए हैं तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर लिखिए और उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की भी यहाँ पर फ़ोटोकॉपीज़ आप इस एनेक्शर्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस विद प्री स्कूल चिल्ड्रन, कि उनका फिर एक्सपीरियंस भी हमने देखना है कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना है वो आप यहाँ पर ईयर्स में लिखेंगे कि 2 ईयर्स 3 ईयर्स कितना है। और बच्चे जो हैं उनका प्री स्कूल में बच्चों के ग्रुप के साथ मतलब उनका क्या एक्सपीरियंस है काम करने का, क्या वो एटलीस्ट 6 मंथ से अभी वर्किंग में हैं, ठीक है, या आप उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर पॉसिबल है तो यहाँ पर आप लगा दीजिए। जितने भी ये सर्टिफिकेट्स हैं सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए गाइड के द्वारा और उसके बाद उसके ऊपर स्कूल के प्रिंसिपल के साइन होने चाहिए या फिर जो आपका कोऑर्डिनेटर है उसके साइन होने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है कि ये भी यहाँ पर नीचे प्री स्कूल के जो गाइड है उसके सिग्नेचर होने बहुत ज़रूरी हैं और साथ में यहाँ पर जिस दिन उन्होंने इसको साइन किया है उसकी डेट लिखनी भी बहुत ज़रूरी है। और प्लेस भी लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पर गाइड का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका स्टडी सेंटर है या प्रिंसिपल है या कोई इंचार्ज है स्कूल का, है ना, उसका जो है कोऑर्डिनेटर के साइन आएंगे और उनका नाम आएगा। फिर उनकी यहाँ पर स्टैंप भी आएगी स्टडी सेंटर की या नर्सरी स्कूल की। इसके बाद आपका आता है हिंदी के पेज नंबर, ठीक है। इसमें भी हम जो हमारे एनेक्शर्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। ये है हमारे हिंदी के एनेक्शर्स 1A 1B और 7। ये एनेक्शर्स तो आपके लगने ही लगने हैं। इसके अलावा जो आपके मार्क्स वाले एनेक्शर हैं 3A, है ना, जो आपका एक गाइड वाला है एनेक्शर और एक जो सुपरवाइज मतलब जो आपका एक्सपर्ट का है उसका है जो
उसके ऊपर ही आप उसके बाद है कि इसमें क्या क्या आपने लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये आपकी जो स्कूल है, जो मतलब नर्सरी स्कूल के मुख्य अध्यापका यानी कि प्रिंसिपल हैं, उनके द्वारा ये फिल किया जाना चाहिए। सॉरी, उनके यहाँ पर साइन होने चाहिए। आप जो है इसको फिल करेंगे। इसमें क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम आएगा, ठीक है। फिर नामांकन संख्या, यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा। फिर उसके लिए नियत अवधि के लिए किस दिन आपने प्रोजेक्ट वर्क शुरू किया था, यहाँ पर वो आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने किस दिन तक ये प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट किया, यहाँ पर वो आएगा। और यहाँ पर आपका गाइड का नाम आएगा, ठीक है। सॉरी, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर आपका नाम आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा। यहाँ पर टोटल डेज काउंट करके कि कितने दिनों के लिए आपने काम किया, वो दिन जो आपके सैटरडे संडे हैं वो आप बीच में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर गाइड का नाम आएगा और यहाँ पर स्कूल का नाम और उनका फुल एड्रेस आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा कि आपने कौन सी डेट से स्टार्ट किया और यहाँ पर आएगा कि आपने कौन सी डेट को प्रोजेक्ट वर्क ख़त्म किया। यहाँ पर डेट आएगी जिस दिन आपने ये फिल किया है। यहाँ पर प्लेस आएगा और यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल का नाम आएगा और उनके साइन आएंगे और साथ में यहाँ पर उनकी स्टैम्प आएगी, यहाँ पर नाम और साइन आएंगे। इसके द्वारा इसके बाद क्या है, जो आपका गाइड है वो इसको फिल करेगा और इन सबको टिक मार्क करेगा। यहाँ पर लर्नर का नाम यानी कि आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा। फिर टीचर ये देखेगा कि पहले पॉइंट में लिखा है कि क्या आपने फर्स्ट वन जो फेज़ 1 है उसमें आपने क्या 5 दिनों के लिए टीचर का अवलोकन किया है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है कि जो फेज़ 2 है उसमें आपने जो इसका प्लानिंग थी योजनाओं की वो आपने बनाई है, ठीक है। और फिर फेज़ 3 में क्या था कि आपने 5 दिनों का क्यूरिकुलम बनाया है और एक्टिविटीज़ की प्लानिंग बनाई है और उनका इवैल्यूएशन करवाया है टीचर से। फिर इसके बाद आता है कि फ़ेज़ 2 में आपने क्या, और फेज़ 3 में जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी थी क्या आपने उनकी रिपोर्ट लिखी है, और वो रिपोर्ट लिख के क्या आपने वो इवेल्युएट करवाई है। फिर जो स्टूडेंट है उसने 2 और 3 में बच्चों के साथ जब काम किया था क्या उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या जो लर्नर था उसने वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले 6 पॉइंट में लिखा है कि उन्होंने वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले पेरेंट्स की परमिशन ली थी कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम इसका यूज़ कहीं भी नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या है कि उन्होंने
या फिर और प्रिंसिपल से भी साइन करवाने ज़रूरी हैं परमिशन के ऊपर। ठीक है, फिर आपने जब आप काम करते रहे साथ साथ में, क्या आप वो काम जो हैं वो आप उनको टीचर को दिखा पाए थे, डेली उनको दिखाते थे, शेयर करते थे उनके साथ और इवेलुएट करवाते थे। यहाँ पर फिर नीचे डेट आ जाएगी, प्लेस आ जाएगा, गाइड का नाम और उनके साइन, गाइड का फ़ोन नंबर, गाइड की ईमेल आईडी, फिर जो टीचर नर्सरी स्कूल का प्रिंसिपल है उनका नाम और साइन, फिर स्कूल की यहाँ पर स्टैम्प आ जाएगी। उसके बाद है आपका 1ख। यहाँ पर ये जो है ये आपके द्वारा फिल किया जाएगा कि आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो काम है वो सारा आपने ही किया है। जैसे कि यहाँ पर आपका नाम आएगा, ठीक है, फिर आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा, यहाँ पर आपकी गाइड का नाम आएगा, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा स्कूल था उसका पूरा एड्रेस आएगा, यहाँ पर कितने टोटल दिन थे, यहाँ पर डेट कहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर डेट कहाँ ख़त्म किया। ठीक है, फिर ये नीचे पॉइंट दिए हुए हैं, आपने उनको टिक मार्क करना है कि फर्स्ट फेज़ में आपने टीचर को ऑब्ज़र्व किया था, दूसरे में आपने योजना बनाकर उन्हें बच्चों के साथ कंडक्ट किया था, तीसरे में आपने 5 दिनों का पाठ्यक्रम बनाया, फिर जो एक्टिविटीज़ थी उनकी योजना बनाकर कंडक्ट किया था। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट में है कि बच्चों के साथ जब आपने एक्टिविटी को कंडक्ट करके फिर रिपोर्ट लिखी है, ठीक है, 2 और 3 में, फिर उसके बाद आपने गाइड को इवैल्यूएशन के लिए दिया था। 5th पॉइंट में लिखा है कि अपना पूरा काम आपने उनको दिखाया था। उसके बाद है कि जो फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 था उसमें आपको 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, वो आपने वीडियो रिकॉर्ड की है। और रिकॉर्ड करने से पहले आपने जो भी मतलब पेरेंट्स थे बच्चों के, फैमिलीज़ थी और स्कूल के प्रिंसिपल से क्या आपने परमिशन ली थी उसके लिए? फिर 7th पॉइंट में लिखा है कि मैंने अपने, इसमें 2 पॉइंट हैं 7क और 7ख। फर्स्ट में है कि आपने उनको यूट्यूब पर अपलोड किया है, ठीक है, अगर आपने वैसा किया है तो आप वैसे लिख सकते हैं। 7ख में है कि आपने अपलोड नहीं की, अपलोड जो हैं पोर्टल पर अपलोड नहीं की हैं आपने वीडियोस, जो हार्ड कॉपी आपने सबमिट की है वहाँ पर आपने लिंक जो है फाइल में लिख दिए हैं। जो भी कुछ आपने दोनों में से किया है वो आप यहाँ पर टिक मार्क कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर डेट आएगी, प्लेस आएगी, बच्चे का नाम, लर्नर का नाम और लर्नर के ही साइन आएंगे। उसके बाद है ये आपका 7 नंबर एनेक्चर। यहाँ पर आपने गाइड का नाम लिखना है, गाइड की जो भी कोई क्वालिफ़िकेशन है वो लिखनी है और फिर उस क्वालिफ़िकेशन की फ़ोटोकॉपी जो है इस एनेक्चर के साथ आपने अटैच करनी है। ये जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस होती हैं वो क्वालिफ़िकेशन आपको टीचर के द्वारा, जो गाइड है वो भी सर्टिफाई करेगा और उसके बाद आपके स्टडी सेंटर का कोऑर्डिनेटर या स्कूल का प्रिंसिपल है उसके द्वारा भी सर्टिफाई होना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर एक्सपीरियंस कि कितने सालों का है वो साल लिखिए। ठीक है,
फिर उसमें कि अगर कोई आपने किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लिया था वो यहाँ पर लिखिए, और उसका भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाना है। वर्किंग एक्सपीरियंस का भी सर्टिफिकेट लगाना है, और जो आपका अगर आपने किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लिया है तो उसका भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाना है, और वो भी सेल्फ सर्टिफाइड होना चाहिए, और बाद में स्कूल के प्रिंसिपल या स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर द्वारा सर्टिफाई होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर डेट आएगी, प्लेस आएगा, और यहाँ पर जो नर्सरी के जो आपके गाइड हैं उनका नाम और साइन, गाइड का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, फिर जिससे भी आपने सर्टिफिकेट साइन करवाए हैं उनके यहाँ पर नाम और साइन, और यहाँ पर उनकी स्टैम्प आएगी। ये था आपका अनेक्शर्स। ठीक है, नई गाइडलाइंस जो हैं वो ऑलरेडी हमारे कैंपस पर इसके ऊपर एक वीडियो जो है वो पहले डल चुकी है, उसको आप देख सकते हैं। गाइड की क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो हम अपनी कल की क्लास में कर चुके हैं। ये देखिए 1A और 1B हमने इसी वाले अटैच करने हैं। ठीक है, और अनेक्शर 2, 3A, 3B, 4, 5, 6 ये हमें जो हमारे प्रोजेक्ट मैनुअल में लिखे हुए हैं वही सेम अटैच करने हैं। अगर जो आपका अनेक्शर 6 है, ठीक है, आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आपका स्टडी सेंटर जो है उसको आप स्टडी सेंटर से साइन नहीं करवा पाते हैं तो आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। 7A जो है वो भी हम इसी जो गाइडलाइंस में दिया हुआ है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। इसकी जो डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं वो एक बार हम अपनी कल की क्लास में देख लेंगे। अभी हमारा जो फेज़ 1 और फेज़ 2 है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 है उसमें क्या है, फेज़ 1 जो है आपका वो 5 डेज़ का होता है। ठीक है, उसमें आपने गाइड को ऑब्ज़र्व करना होता है 5 दिनों के लिए कि वो बच्चों के साथ कैसे काम कर रहा है, शुरू से लेके जब से स्कूल स्टार्ट होता है और जितनी देर तक स्कूल चलता है वो सब कुछ। जैसे मान लीजिए सुबह बच्चे आ रहे हैं, कितना टाइम हुआ, वो सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। कौन से टाइम के ऊपर कौन सी एक्टिविटी टीचर ने करवाई है उसका अवलोकन। ठीक है, मतलब अवलोकन मतलब आपने ऑब्जर्व करना है, उसको टीचर को ऑब्जर्व करना है कि वो एक्टिविटी को कैसे करवा रहा है, उसने कौन से जो एड्स हैं, ऑडियो विजुअल एड्स कौन से यूज़ किए हैं। ठीक है, और वो किस तरह से उसको यूज़ कर रहा है ऑडियो विजुअल एड्स को, और यूज़ करके वो बच्चों को क्या बता रहा है। ठीक है, और आपने ये भी नोट करना है कि क्या वो पूरे दिन में सारी तरह की एक्टिविटीज़ करवा रहा है जो बच्चे की हर तरह की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हों, जैसे कि फ़िज़िकल, सोशल, मेंटल, है ना, हर तरह की जो डेवलपमेंट है जो आपके DECE 1 मैनुअल में दिया हुआ है कि किस किस तरह की डेवलपमेंट बच्चों में होनी चाहिए, क्या वो सारे पूरे दिन में करा रहा है। ठीक है, आउटडोर, इंडोर, ये आपका निष्कर्ष में लिखा जाएगा कि ओवरऑल टीचर ने ये सारी चीज़ों को कंप्लीट किया है। अवलोकन में आपके क्या आएगा कि जैसे मान लीजिए कोई राइम का सेशन चल रहा है, ठीक है, तो आप ये बताइए कि टीचर ने बच्चों को, जैसे मान लीजिए टीचर ने बच्चों को, आजकल स्मार्ट बोर्ड यूज़ होते हैं, तो टीचर ने पहले बच्चों को स्मार्ट बोर्ड पे एक वीडियो दिखा दी, उसके बाद से टीचर ने वही राइम को खुद एक्शंस करके बताया। हो सकता है कि टीचर जब वो राइम के साथ एक्शंस कर रही थी तो वो अपने साथ हो सकता है कि मान लीजिए एलिफेंट पे कोई राइम है तो उसने एलिफेंट की ड्रेस वियर कर रखी थी। ठीक है, और साथ साथ में एक्टिंग कर रही थी और बच्चों को भी वो साथ में इन्वॉल्व कर रही थी। कौन सी राइम सुनाई, किस लाइन के ऊपर जो टीचर थी वो बच्चों को, जैसे आप बोलिए कि हाथी राजा कहाँ चले। ठीक है, तो एक टीचर ने बच्चे को कहा कि तुम मुझे पूछो कि हाथी राजा कहाँ चले। उस बच्चे का नाम लिखिए कि टीचर ने इस बच्चे को कहा
कि तुम मुझसे पूछो कि हाथी राजा कहाँ चले। फिर ऐसे ही 2-3 बच्चों ने उनसे पूछा, तो बच्चों ने इंजॉय किया, क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर हम उस चीज़ की लर्निंग तब करेंगे, प्रैक्टिकली उसको करके, तभी वो पॉसिबल हो सकती है करना। उसके बाद जो विश्लेषण है उसमें आप ये लिख सकते हैं कि हमें ये लगता है कि ये जो एक्टिविटी थी ये बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट थी या नहीं थी, ठीक है। और टीचर ने जो ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ किए, क्या वो ठीक थे, यूज़ करने चाहिए थे वहाँ पर। अगर नहीं ठीक थे तो आप वहाँ पर वो लिख सकते हैं, और बच्चों की किस तरह की डेवलपमेंट हुई। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि सिर्फ ये लिख देते हैं गतिविधि सफल रही, या ये लिख देते हैं बच्चे की ये डेवलपमेंट हुई, पर विश्लेषण में आपको सारा कुछ लिखना है। अब हमारा आता है फेज 2। फेज़ 2 में हमारा आता है कि फेज़ 2 में हमें टोटल 30 एक्टिविटीज़ लिखनी है। जैसे कि फेज़ 1 जो है उसमें हमें क्या करना है, पहले 10 दिन के लिए 10 एक्टिविटीज़ को करना है। फिर जो हमारा फेज़ 2 आता है उसमें हमें क्या करना है, फेज़ 2 में जो पिछले 10 दिन हैं उसमें हमें डेली 2 एक्टिविटीज़ को करना है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि वो जो आप 2 एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं, ये जो 2 एक्टिविटीज़ आप एक दिन में कर रहे हैं, ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। और मेन बात क्या है कि आपको इस बात का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि कई बार आप लोग क्या करते हैं ना कि ज़्यादा सत्र कविता के करवा दिए, ज़्यादा सत्र कहानी की करा दिए। हमने ये नहीं देखना कि हमें क्या इजी लग रहा है करवाना, ठीक है। हमें ये देखना है कि हमें बच्चों की किस किस तरह की डेवलपमेंट जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका जो प्रोजेक्ट वर्क का मैनुअल है उसमें हर एक्टिविटी को अलग से दिया हुआ है कि इस दिन आप ये बच्चे की जो एक्टिविटी का है वो करवा सकते हैं, दूसरी में क्या है आप क्या करवा सकते हैं, आप उसी रूटीन को फॉलो कीजिए। अब इसमें हमें क्या क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है इसमें कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग लिखनी है हमें, वो हमारी फ्यूचर टेंस में आएगी, ठीक है। किसी भी चीज़ की जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो प्लानिंग है वो फ्यूचर में ही आपको लिखनी है। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य टेंस में, करेंगे करेंगे ऐसे करके, ठीक है। और जो आपकी रिपोर्ट है उसको आप पास्ट में लिखेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आप कर चुके होते हैं, और बाद में आप उसको रिमाइंड करके लिखेंगे कि आपको उसमें क्या लिखना है। फेज़ 2 और फेज़ 3 में
जो आपको रिपोर्ट और प्लानिंग करनी है उनकी जो लैंग्वेज है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। मतलब कि फेज़ 2 में आपको कुछ अलग लिखना है या फेज़ 3 में आपको कुछ अलग लिखना है, ऐसे नहीं होगा। फेज़ 2 में आप जो भी कुछ सोच रहे हैं कि बच्चों के साथ कैसे एक्टिविटी करनी है, ठीक है, सामग्री जो आपने लिखनी है वो आप उसमें लिख सकते हैं कि आप फ्लैश कार्ड्स करेंगे, ठीक है, और वो खुद बनाए हुए होंगे, वो भी आप प्लानिंग में लिख सकते हैं कि वो मैं खुद बनाऊंगी, ठीक है। अब मान लीजिए हम स्टोरी की बात करते हैं, वहाँ पर आप ये लिखिए कि मैंने बच्चों को ये वाली स्टोरी करवाने का सोचा है क्योंकि इससे बच्चों को ये सीखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसमें लिख सकते हैं कि बच्चों को मान लीजिए ये सीखने को मिलेगा इसमें, तो मैं ये जो एक्टिविटी है उसमें मैं फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करूँगी। पहले मैं जो हमारा स्कूल में आजकल स्मार्ट बोर्ड चलते हैं, पहले ये मैं बच्चों को वहाँ पर जो है अपने फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करके कहानी को सुनाऊंगी, ठीक है। या पहले आप वो भी यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट बोर्ड भी, ताकि बच्चों का जो है इंटरेस्ट बन जाए। फिर आप दोबारा खुद से फ्लैश कार्ड्स के थ्रू या कोई ड्रेसअप यूज़ करके या कोई मुखौटे यूज़ करके आप खुद बच्चों को वो चीज़ करके दिखाइए। मोस्टली बच्चे क्या लिखते हैं कि मैंने बच्चों को मुखौटे दे दिए और बच्चों ने एक्टिंग करना शुरू कर दिया। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि इतना छोटा बच्चा जो है वो एक्टिंग कर सकता है। वो अपनी स्टोरीज़ को मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आप पहले खुद बच्चों को एक्टिंग करके दिखाएंगे उसकी, ठीक है, स्टोरी की बच्चों को खुद एक्टिंग करके दिखाई। फिर उसके बाद क्या है कि आप ये देखेंगे कि बच्चों को समझ में, मतलब प्लानिंग में हमने जो लिखना है कि मैं ये एक्टिंग पहले मैं उस पर दिखाऊंगी, फिर मैं उसके बाद बच्चों को स्टोरी सुनाऊंगी फ्लैश कार्ड्स या कोई भी चीज़ को यूज़ करके। और मैंने सोचा है कि ये जो हमारी एक्टिविटी है वो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है ये रिपोर्ट, है ना। रिपोर्ट में आप क्या करेंगे, जो रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट में हम पास्ट में लिखेंगे। जैसे आपने एक्टिविटी अब क्लास में कर दी है तो आप वहाँ पर ये लिखेंगे कि जिस दिन मैं क्लास में गई उस दिन क्लास में इतने बच्चे आए थे, जब टीचर ने अटेंडेंस ली और मैंने टीचर से पूछ लिया कि आज कितने बच्चे आए हैं। तो उसी अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया, पहले सारे बच्चों को मैंने टेबल और चेयर पे बिठाया या जो भी वहाँ पर अवेलेबिलिटी है उस तरीके से मैंने बच्चों को बिठाया और स्मार्ट बोर्ड पे मैंने उनको स्टोरी चला के दे दी, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड के ऊपर बच्चों ने पहले स्टोरी देखी, बड़ी शांति से बच्चों ने उस स्टोरी को देखा और ऑब्जर्व किया। तो फिर जब वो स्टोरी ख़त्म हो गई, मैंने बच्चों से पूछा कि क्या आपको ये स्टोरी समझ में आई है, तो बच्चों ने कहा हाँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या अब ये स्टोरी आप दोबारा सुनना चाहोगे, बच्चों ने कहा हाँ जी हम दोबारा सुनना चाहेंगे, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया, आपने अब उस स्टोरी को जो आपने खुद कोई मान लीजिए आपने कोई मुखौटे बनाए हैं, ठीक है, तो आपने उन मुखौटों को अपने चेहरे पे यूज़ किया और साथ में गाइड को भी आपने अपने साथ लगा लीजिए। मान लीजिए अगर आप लायन और चूहे की स्टोरी सुना रहे हैं तो चूहे का एक मुखौटा टीचर को दे दिया और लायन का खुद रख लिया, है ना। ऐसे आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। तो आप वो जो स्टोरी थी, ठीक है, आप बच्चों को वो स्टोरी अब खुद से बताइए, करके एक्टिंग करके बताइए वो स्टोरी को, ठीक है। और बच्चों के पास जाके आप उसको बता सकते हैं कि हमने ऐसे किया, मतलब कैसे भी वो सारा किया कि हम एक बच्चे के पास गए, ठीक है, फिर उनसे मतलब उनको ही एक्टिंग करके दिखाई
थोड़ा म्यूज़िकल भी वहाँ पे यूज़ किया गया पैटर्न बच्चों को स्टोरी बताने के लिए। ठीक है, इसी तरह से आप जो है वो रिपोर्ट में लिखेंगे। ठीक है, कि फिर आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे साथ साथ में बच्चों के फेसेस कि कौन सा बच्चा जो है वो इंजॉय कर रहा है, ठीक है, और कौन सा बच्चा जो है वो इंजॉय नहीं कर रहा। जैसे आप बच्चों को पहले बता सकते हैं कि अब हम एक्टिंग करेंगे, ठीक है, अगर आपको कोई भी सीन उसमें अच्छा लगता है तो आप क्लैपिंग करेंगे उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप बच्चों से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं, स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि आपको चूहा सबसे अच्छा लगा या लायन अच्छा लगा। ठीक है, फिर आप बच्चों से ये भी पूछ सकते हैं एक बार कि आपने उससे क्या सीखा। अगर बच्चे बता पाएँ तो भी ठीक है, अगर नहीं बता पाएँ तो भी ठीक है। इसी तरह से आपका ये जो प्लान है ये जब रिपोर्ट में बन जाएगा, उसके बाद मान लीजिए आपको 20 मिनट ही लगे स्टोरी को करने में, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि मैंने 30 मिनट्स का प्लान किया था पर मुझे सिर्फ 20 मिनट लगे। इसके लिए मैंने बाद में जो डिस्कशन थी बच्चों के साथ वो थोड़ी लंबी कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है प्लानिंग के ऊपर भी गाइड के सिग्नेचर्स होने ज़रूरी हैं, और जो आपकी क्या नाम है, आपकी जो रिपोर्ट है उसके ऊपर भी सिग्नेचर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद हमारा आता है फेज़ 3। फेज़ 3 में हमारा है सबसे पहले क्यूरिकुलम। आप सबसे पहले जो क्यूरिकुलम होता है फेज़ 3 में जो आपने क्यूरिकुलम बनाना है क्यूरिकुलम आपने 5 दिनों का बनाना है। जैसे कि आप मान लीजिए 3 घंटे का स्कूल है तो आप लिख सकते हैं कि जो स्कूल था वो 7:40 पे लगा, ठीक है, और उसके बाद 7:15 बजे तक जो प्रेयर्स थी, ठीक है, या जो मॉर्निंग मीट होती है वो सारी हुई, बच्चे आए, ठीक है, और प्रेयर्स वगैरह हुई। 7:15 से स्कूल स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि बच्चों की जो फर्स्ट क्लास थी वो शुरू हो गई, ठीक है। जैसे कोई भी एक्टिविटी आप उसमें एक क्लास में लगा सकते हैं हाफ एन आवर की, ठीक है। अब 7:15 से 8:45 बजे तक क्लास आपकी लगी। फिर 8:45 से लेके, ठीक है, 10 मिनट्स की फ्रूट ब्रेक दी गई बच्चों को। फिर 8:55 हो गए, 5 मिनट का बच्चों को हाथ धोने के लिए टाइम दिया गया, और 10 मिनट की बच्चों को फ्रूट ब्रेक दी गई। 9 बज गए, ठीक है। हमने टोटल लगाना है 3 घंटे का स्कूल। 9 के बाद क्या है, जो 9 से 10 उसमें आपने 2 एक्टिविटीज़ करवा दी बच्चों को। एक आप आउटडोर करवा सकते हैं और एक आप इनडोर भी करवा सकते हैं। जैसे आपने कोई राइम या स्टोरी का कर दिया, फिर उसके बाद आप बच्चों को खेलने के लिए भी लेके जा सकते हैं, चाहे इंडोर चाहे आउटडोर। हमारी 3 एक्टिविटीज़ हो गई हैं, ठीक है, और स्कूल भी हमारा 2 घंटे का था वो हो गया है। इसके बाद हमारा आता है जी बच्चों का 2 एक्टिविटीज़ के बाद फिर आप लंच टाइम उनको दे सकते हैं ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा हो गया टोटल 10-20, हमारे पास अब बचे हैं टोटल 40 मिनट्स।
40 मिनट्स में आधे घंटे की आप एक्टिविटी कीजिए और पिछले जो 10 मिनट होते हैं उसमें आप बच्चों को, ताकि पेरेंट्स बच्चों को लेने आ सकें, वो आप इसमें डाल सकते हैं। ये थी हमारी फेज़ 1, 2, 3 और क्या क्या अनेक्शर्स जो हैं वो हमने इसमें डालने हैं। अब हम अपनी कल की क्लास में जो नई गाइडलाइंस हैं उसके बारे में एक बार ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। अगर हमें टाइम मिला तो हम जो हमारी फ़ेज़ 2 की क्लासेस हैं, फ़ेज़ 2 में हम ये देख लेंगे कि जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने डिवाइड किस तरीके से करना है, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर कर देते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।